Hello guys, welcome back to another MPPSC mains answer writing video. And by the way, I'm just 3 subscriber away to reach the 70 subscriber mark. So please make sure to subscribe. So today we are going to take up this question. Critically examine the impact of British rule over India industry and trade. So this was asked in the exam of 2019 GS paper 1 MPPSC. Okay, as it is a 5 marker question, so we are going to write in a format of introduction, body and conclusion. So introduction में there are 2 ways you can go about it. First तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे दादा भाई नारोजी gave the popular drain of wealth theory, है ना, उसके अराउंड भी आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो कि as very popular personalities of India highlighted the various ways in which the Britishers took away the Indian wealth. उसी के अराउंड ये क्वेश्चन है, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड. ओके, और सेकेंड इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो, ये थोड़ा फैक्चुअल इंट्रोडक्शन है कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंडिया अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. ओके, एंड बाय द टाइम द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया accounted for only 3% of the world economy. So you can clearly see the drain of wealth which took place. So these were the 2 type of introduction in which you can build your answer. Now coming to the body part, आप इसको सब हेडिंग्स में कर सकते हो. तो फर्स्ट तो बहुत ही कॉमन था कि it was during the year 1813 Charter Act which was passed, it unilaterally provided for free trade in India. ओके, इसका मतलब क्या था, यूके से जो भी प्रोड्यूस होके प्रोडक्ट आते थे इंडिया में, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस. ओके, और उस टाइम पे यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी चल रहा था. सो मशीन गुड्स बनते थे वहाँ पर, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो मशीन के थ्रू होती थी. सो ऑब्वियसली दे वर बेटर एज़ कम्पेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स, है ना. जैसे कि जो क्लोथिंग होती थी या जो मेटल आर्ट थी, ये सब मशीन से बनती थी वहाँ पे यूके में. सो बेसिकली इट वाज चीप एंड लेस लेबर इंटेंसिव, वेयर एज इंडिया में मेड बाय पेट्रेंस और इंडस्ट्रियल लेबर. ओके, और मोस्टली यहाँ पे क्या रहता था कि हैंडमेड रहता था सब. सो बेसिकली दे वर नॉट एबल टू कंपेयर विद द फॉरेन गुड्स. दूसरी बात, जो इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था यूके, उस पर अप टू 80% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी. सो बेसिकली नो वन वुड बाय सच आ हाइक्ड अप प्रोडक्ट इन यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ही महंगी हो जाती थी और वो इट वॉज नॉट एबल टू कम्पीट विद द यूरोपियन प्रोडक्ट्स. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, cheap foreign made cloth which was made in UK flooded the Indian markets, basically driving out the local production. इन प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन भी बहुत ईजी हो गया था इंडियन स्टेट्स में, बिकॉज एट द सेम टाइम द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क टुक प्लेस इन इंडिया. ओके, मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ क्योंकि आंसर तो आपको खुद सोच के लिखना पड़ेगा. मैं आपको पूरा आंसर बना के दे दूँ, दैट इज़ इन नो वे useful to you. I'm just providing a frame of work for you. Okay, so this whole concept was termed as deindustrialization. Okay, इसमें एक और फैक्टर था, जो लोकल आर्टिसियंस रहते थे, जो उस टाइम के किंग्स और नवाब के लिए मेटल आर्ट या क्लोथिंग या कुछ भी आर्टिफैक्ट्स डिज़ाइन करते थे. सो बेसिकली दे ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वॉज very heavy on these nobles. As a result, the local artisans also lost their jobs and they had no option but to go to agriculture, and thereby increasing the load on agriculture too. So these were the few facts which was relating to trade. Okay, मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का ट्रेड एकदम इम्पोर्ट हैवी कर दिया और एक्सपोर्ट ज़ीरो कर दिया. सो बेसिकली दिस वॉज इन शॉर्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ. Now looking at industry wise how it affected the Indian industry. So जो इंडिया में उस टाइम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, ओके, दिस वॉज ऑल्सो इन अ वे पुट टू स्टॉप बाय इम्पोजिंग वेरियस कंडीशंस विच वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. जैसे कुछ
उन्होंने फैक्टर्स डाल दिए कि आपका शिप इतने टन से ज़्यादा होना चाहिए या इतने टन से कम होना चाहिए, बेसिकली टू cripple the shipping industry which was building in India. Early the steel industry, okay, which was progressing by the likes of Tatas, they were also facing the same issue, like imposing of tariffs and certain quality conditions. The Britishers were stating that the quality of steel produced is of low standard, hence it cannot be allowed to imported. So basically crippling the steel industry also. To conclude, you could have written that Indian owned industry suffered from many handicaps, such as no tariff protection was given to them. Okay, no tariff protection was given to them, as we discussed earlier. Second was no credit was given by the government to help flourish the industry. Third one was foreign companies were enjoying tariff-free trade in India. Hence, the cheap goods flooded the Indian markets. So with this we come to the end of this video, and I hope कि आपको थोड़ा कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से कि along which lines you have to structure an answer. And if you like the content, please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you.